हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और देखिए, अगर आप इस सेशन को सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं इस सेशन को, तो यह कंटिन्यू आपके लिए मैं लेकर के आते रहूँगा। बिल्कुल बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा है। और आप कह सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का ये प्रैक्टिस सेट भी है 2026 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर हम लोग सामाजिक अध्ययन के, और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग हिंदी के भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हिंदी वाला सेक्शन। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि क्रिप्टोग्राम है। क्रिप्टोग्राम क्या है? तो देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर सेशन के एंड में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, पूछा गया है क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम क्या है? तो ऐसे पौधे जिनमें फल, फूल या बीज नहीं लगते हैं। याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राम क्या है? ऐसे पौधे जिनमें फल, फूल या बीज नहीं लगते हैं, और ये बीजाणुओं के माध्यम से जो है प्रजनन करते हैं। किसके माध्यम से? ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कौन? क्रिप्टोग्राम। अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखा जाता है CRYPTOGAM, क्रिप्टोग्राम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्रिप्टोग्राम क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल, फल या बीज नहीं लगता है, और ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आपको ये भी याद रखना है। ये थैलोफाइटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ थैलोफाइटा। उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा, और एक आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। 3 वर्गों में इनको बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अच्छा, कभी कभी पूछता है थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसमें शैवाल और कवक आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसमें लिबरवर्ट, मॉस वगैरह आते हैं। और टेरिडोफाइटा में फर्न आता है, फर्न। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिना बीज वाले पौधे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक इसका विपरीत होता है फेनेरोगैम। फेनेरोगैम में क्या होता है? फेनेरोगैम में आपका इसका विपरीत, इसमें जो है बीज वगैरह होते हैं फेनेरोगैम में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिकता के जनक कौन है। अनुवांशिकता के जनक, तो कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि अनुवांशिकता का जनक जो है ये किसको कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, और उन्होंने अपने रिसर्च के लिए किसका पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। कौन? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किया था। ठीक है ना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। कई दफ़ा मैंने आपसे ये भी बताया है कि प्रश्न पूछा भी जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। अगर सिर्फ कोशिका की खोज पूछे या मृत कोशिका की खोज पूछे तब रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तब तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। अच्छा, चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको पता है, इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले विकासवाद का विचार दिया था, और इनको विकासवाद का जनक माना जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है। अष्टक का नियम, अच्छा अष्टक का नियम दिया था किसने? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? याद रखिएगा, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम। और एक त्रिक का नियम है जिसको कि ट्रायड लॉ बोला जाता है। त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोबेराइनर ने दिया था। त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया था, अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। और ये पूछा गया है कि किस तत्व तक लागू पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये किस तत्व तक लागू पाया गया है? तो कैल्शियम तत्व तक ही ये अच्छी तरह लागू पाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए, कैल्शियम के बाद यह नियम लागू नहीं होता था और यह कैल्शियम के बाद वाले तत्वों के लिए सही नहीं पाया गया है। ठीक है, चलिए, और ये आधार जो था न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है, ये तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था इन्होंने। ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान पाए गए हैं। ये भी पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, और प्रीवियस ईयर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने कराया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब देखिए, ओजोन परत में छिद्र होने के कारण सबसे पहले जो है आपको CFC जो होता है ये जिम्मेदार होता है ओजोन परत के क्षरण के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होता है, ठीक है ना, और जब इसमें छिद्र जब हो जाता है तो ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में जो पाए जाने वाला परावैंगनी विकिरण है उसको रोक करके हमारी रक्षा नहीं कर पाती हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा संभावना होता है त्वचा कैंसर का। ठीक है ना, तो यहाँ पर त्वचा स्किन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। मैं बार बार चीख चीख कर करके आपको बताता हूँ कि कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। किसकी बनी होती है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो फटाफट थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए किसकी बनी होती है, जल्दी से बताइए, तो बताइए फटाफट। तो देखिए, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और एक जीवाणु होता है, जीवाणु का पूछा जाता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो इसकी कोशिका भित्ति जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन को। तो कभी कभी ऑप्शन में पेप्टिडोग्लाइकन भी दे देगा या फिर आपको म्यूरिन भी दे देगा, तो दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये सिंबल देकर के दिया गया है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट दे दिया गया है, इसका जो है आपका द्रव्यमान 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है। अच्छा, सबसे पहले आप बता दीजिए कि ये जो x दे करके दिया गया है ये कौन सा एलिमेंट है। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है सोडियम का। किसका होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, और सोडियम का ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु क्रमांक है। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, और यही प्रोटॉन की संख्या जो होती है ये क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। तो यानी कि 23 - 11 = 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है। पदार्थ का वर्गीकरण, अब देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है ना, ये भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के गुणों के आधार पर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर भौतिक और रासायनिक गुणों पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाइरूट विखंडन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइरूट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। बताइए, पाइरूट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए, वायवीय श्वसन के दौरान पाइरूट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूट का विखंडन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है। जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। जी का मान, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी है। ठीक है ना। अब देखिए, चंद्रमा पर निकाय का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ये चीज़ आप जानते हैं, होता है ना। यहाँ पर देखिए, जो कैपिटल जी है इसका मान चंद्रमा तथा पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, इसीलिए यह एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जैसे मैंने बताया है। और इसका मान जो होता है ये 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर होता है। ये जरूर आप इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, वैल्यू याद रखिएगा कैपिटल जी का, ठीक है। और अभी मैंने बताया कैपिटल जी का मान चंद्रमा तथा पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। इसका मान इतना होता है, मैंने बता दी ये वैल्यू। इसीलिए जो होता है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का बराबर ही होता है, ये कैपिटल जी का मान। बट चंद्रमा पर निकाय का भार, ठीक है ना, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर कैपिटल जी का मान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फटाफट अब आप लोग टिक लगा दीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। हूबहू बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का क्वेश्चन पेपर जैसा है ना। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फैराडे ने किया था, क्लियर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, फैराडे ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, इसमें से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है बताइए। तो आप देख सकते हैं इसमें से जीवाश्म ऊर्जा जो है ये आपका कोयला हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है ना। कोयला जो है एक जीवाश्म ऊर्जा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और कोयला उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर लाखों वर्षों से दबे मृत पेड़ पौधों के अवशोषों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि इसमें सोनार नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है, SONAR, सोनार, सोनार का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, ठीक है ना, नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है ना। तो यहाँ पर देखिए सोनार दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है। मृत यांत्रिक उत्तक, ठीक है ना, मृत यांत्रिक उत्तक किसको माना जाता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एस्केलेरेन्काइमा हो जाएगा, ठीक है ना। एस्केलेरेन्काइमा आपने पढ़ा होगा ना कि कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एस्केलेरेन्काइमा ये सब पढ़ा होगा, तो ये आपके एस्केलेरेन्काइमा होता है, ठीक है ना। यह एक सरल अस्थायी उत्तक होता है और इसे एक मृत यांत्रिक उत्तक भी माना जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, इसमें जीवद्रव्य नहीं होता है, ठीक है ना। और इसकी भित्ति जो है लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, ध्यान रखिएगा, लिग्निन के जमाव के कारण। किसके जमाव के कारण, लिग्निन के जमाव के कारण इसकी भित्ति मोटी होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यह उत्तक जो होता है आपका एस्केलेरेन्काइमा, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है, ठीक है। बाकी एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा इनकी जो है कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एम मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एम मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, एम मीटर से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है और एम मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया ना यहाँ पर, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 36 दिया गया है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप याद रखिएगा 5/18 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड मतलब गुना कर देंगे, तो 18 दूना 26, ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 72 है, तो 5/18 इसको कर दीजिए, तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि ए इक्वल टू क्या होता है, V-U/T होता है ना। V यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर देखिए फाइनल 72 किलोमीटर हो जा रहा है, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में निकाला है, तो ये 20, U आपका यहाँ पर 10 निकाला हुआ है, इनिशियल 10, समय यहाँ पर दिया गया है 10 सेकंड, तो यहाँ पर देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्सेलरेशन का। चलिए उसके बाद देखिए रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना, तो देखिए रेटिना जो होता है आँख की रेटिना, ये आपका पूछा गया है कि प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है ना। तो ये विद्युत सिग्नल में आपको पता है ना, विद्युत सिग्नल में ये आपको परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विद्युत सिग्नल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा।
और देखिए आँख की रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं और प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जैसे ही लाइट जाता है तो ये सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है और ये सिग्नल जो है तंत्रिकाओं के द्वारा, जो दृक् तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। इसी कारण किसी वस्तु को हम देखने का आभास करते हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद को एटीपी संश्लेषण करता है। बताइए क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बता दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NADH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो तत्व क्या है वो, X क्या है। सिंपल सा बात है, अगर ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यह एक क्या है, ये जो ऑक्साइड है ये क्षारीय ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा और क्षारीय ऑक्साइड है और सिर्फ धातु ही जो होती हैं, मेटल जो ही होती हैं, वहीं क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इसलिए एक्स जो होगा वो एक मेटल होगा, धातु होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो देखिए फसल चक्र की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल करके उगाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को, ठीक है ना, मिट्टी की उर्वरता को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन का पोर्शन आ गया, प्रश्न पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि 20 प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पूछे जाते हैं और हम लोग हिंदी के भी पोर्शन को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना, हिंदी भी कवर करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। विधान परिषद की स्थापना को, अच्छा विधान परिषद की बात करते हैं तो बिहार की बात कर लेते हैं। तो टोटल 243 विधानसभा का सीट है और 75 जो है ये विधान परिषद में है। अच्छा विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। 6 राज्य हैं, कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और यहाँ पर देखिए विधान परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है 169 में है, ठीक है ना। 169 में विधान परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन का संबंधित प्रावधान है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए विद्युत जो है ना ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पर नहीं है, यह द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है ना। ये प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत से ही उत्पादित होता है, इसीलिए ये प्राथमिक नहीं, ये द्वितीयक में आ जाएगा। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा जो है ये 1983 के आंध्र प्रदेश की विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है, कितनी प्रतिशत। तो देखिए द्वितीयक कार्य क्या होता है, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण का कार्य, खनन, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है ना। और इसमें 24.3% आबादी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई का, ठीक है ना, मुंबई का नहावा सेवा बंदरगाह, पहले इसको नहावा सेवा भी कहा जाता था, ठीक है ना।
अब इसी का नाम जो है आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्वप्रथम जो है कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस की रचना तो ये थॉमस पेन ने किया था 1776 में। ठीक है ना। और थॉमस पेन की इस लघु पत्रिका अमेरिका में जो है स्वतंत्रता के लिए जागरूकता लाने में कामयाब हुई थी। ठीक है ना। कॉमन सेंस, यहाँ पर देखिए थॉमस पेन दिया गया है। देखिए, भारत में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? निश्चित रूप से आपको पता है कि निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व जो है हमारे देश में चुनाव आयोग को दिया गया है, निर्वाचन आयोग को। ठीक है ना। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसी के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। ठीक है। तो और चुनाव आयोग चूंकि आर्टिकल है, संविधान के अनुच्छेद में जिक्र है, इसलिए एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है। और प्रथम जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है ना, भील है। और भील जनजाति जो है ये आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, यहाँ पर भील हो जाएगा। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने, तो देखिए जेम्स वाट ने जो है वास्प इंजन का आविष्कार किया था, वास्प इंजन का। ठीक है ना। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल कपड़ा बुनने का मशीन है ये, फ्लाइंग शटल जॉन के ने किया था। इस तरह से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार किया था, हम्फ्री डेवी ने, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील ये रामसर स्थल भी है, बिहार का पहला रामसर स्थल है, बेगूसराय में है। ठीक है ना। और ये ऑक्सबो जो है आपका गोखुर झील है, ऑक्सबो बोला जाता है, और इसको हिंदी में गोखुर झील बोला जाता है। ठीक है ना, गोखुर झील, ध्यान रखिएगा, ये बेगूसराय में है। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त आ गया ना, सुकुमार सेन। और पहली अगर महिला मुख्य चुनाव बोलेगा तो ये भी याद रखिएगा, वीएस रमा देवी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वर्तमान में कौन है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? देखिए, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश यहाँ पर पूछा गया है कि शामिल नहीं था, फटाफट बता दीजिए कौन शामिल नहीं था। तो देखिए 1939 में शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली शामिल था, इसमें सोवियत संघ नहीं था, नहीं था ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट की खान मध्य प्रदेश में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है मैंगनीज वगैरह की खनन के लिए फेमस है, तो यहाँ पर मैंगनीज दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? रबी फसल, खरीफ फसल आप जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपसे खरीफ पूछा गया, रबी अभी जो उगाया गया होगा गेहूँ, सरसों, मटर, ये सब रबी फसलें हैं। अभी आपके यहाँ इसकी जो है रोपाई की गई होगी, आपने भी अपने खेतों में इसका जो है रोपा होगा। यहाँ पर खरीफ पूछा गया है, तो चावल जो है ना ये खरीफ फसल में आता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी एक डेयरी पशु नहीं है? दूध देने वाला पशु, मतलब दूध तो देता है बट डेयरी के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है। तो गाय, भैंस वगैरह का उपयोग बकरी का किया जाता है, ऊँट का नहीं किया जाता है। ठीक है ना। इस चीज़ को, बेशक ऊँट दूध देता है बट डेयरी उत्पाद के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। डेयरी उत्पाद में जैसे कि आपका पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब। ठीक है ना। आपने कहीं पढ़ा क्या है शुद्ध ऊँट का दूध? ऐसा पॉकेट पर नहीं पढ़ा हुआ है ना आपने, शुद्ध गाय का दूध पढ़ा है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के दोनों सिरों को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना। इसके उत्तरी सिरों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरों को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? ये बिहार डीएलएड में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया 80 के दशक में इसका विभाजन हुआ था, विखंडन हुआ था यूगोस्लाविया। उसके बाद देखिए रेशम मार्ग
कहाँ से शुरू होता था? रेशम मार्ग। अब देखिए रेशम मार्ग जो था ना, रेशम मार्ग, ये प्राचीन काल में रेशम मार्ग चाइना से शुरू होता था और इस मार्ग के माध्यम से रेशम चाइना से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए भेजे जाते थे, है ना। तो ये चीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? आपने अल नीनो ला नीनो पढ़ा होगा। देखिए एल नीनो आप याद रखिएगा, एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है और इस बार भी भारत में आया हुआ था, जिसके कारण भीषण ठंड का सामना उत्तर बिहार में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपका प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट ये जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरू दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोबोन राजवंश जिससे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया था, अंग्रेजी में इस तरह से बॉरबॉर्न लिखा होता है, ठीक है ना, बॉरबॉर्न याद रखिएगा, ठीक है। ये बोबॉर्न या इस तरह से आप बॉरबॉर्न भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बॉरबॉर्न राजवंश, ठीक है। इसी के समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, लुई 16वां, ये बॉरबॉर्न राजवंश से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। उसको अपदस्थ कर दिया गया था और पूछा गया है कि किसकी संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता बहाल किया गया था, ये आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट। तो देखिए फ्रांस में नेपोलियन द्वारा बोरबोन राजवंश को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, जिसे 1815 में वियना की संधि के बाद जो है पुनः सत्ता में बहाल किया गया था। तो यहाँ पर वियना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र किया गया है। तो ये 40 प्रश्न आपके हो गए विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के। आइए अब हिंदी के प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब हिंदी के प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। पढ़िएगा कि वर्णों की आवृत्ति को खाली स्थान दिया गया है कहते हैं, यानी कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। काव्य या रचना के पंक्तियों में जब एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है उसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिएगा, ये सब आप याद रखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से ये पूछा गया है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिएगा राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये अशुद्ध दिया गया है, ठीक है ना। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम और उसका पुत्र बाजार गया। राम और राम का पुत्र, ऐसा थोड़ी है, राम और उसका पुत्र जो है यहाँ पर रहता है राम और उसका पुत्र बाजार गया, ये आपका शुद्ध होता है, इसीलिए ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिएगा एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजें, ये पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपक अलंकार है, ठीक है ना, रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। ध्यान रखिए अलंकार जब आप पढ़िएगा ना तो ज़्यादा बेटर से आप इसको समझ पाइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय सिंपल सा है, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य इसमें से जो है शुद्ध लिखा गया है, करेक्ट लिखा गया है, बता दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से जो है शुद्ध वाक्य है कि वह दंड पाने के योग्य है, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार विद्वानों को पद्म विभूषण की पदवी अर्पित कर रही है। भारत सरकार विद्वानों को पद्म विभूषण सम्मान देती है, ठीक है ना। वहाँ भारी भरकम, भारी भरकम नहीं भारी भरकम, तो ये भी आपका है, ठीक है, ये वाला आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुसीबत आना, विपत्ति आना, ठीक है ना, संकट आ जाना। तो पहाड़ टूटना राइट आंसर, भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पैदल ही चल सकता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपने वॉइस पढ़ा होगा अंग्रेजी में, हिंदी में इसको वाच्य बोलते हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपका कर्तृवाच्य होगा, ठीक है ना, कर्तृवाच्य होगा कि वह पैदल नहीं चल सकता है, ठीक है ना, कर्तृवाच्य है ये, वह पैदल नहीं चल सकता है। मैंने पैदल ही पढ़ दिया था ना, पैदल नहीं चल सकता है, कर्तृवाच्य है। चलिए आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। खाक छानना मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो खाक छानना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मारा मारा फिरना, दर दर भटकना, ये सब होता है।
तो यहाँ पर देखिए दर दर भटकना, कभी कभी ऑप्शन में दर दर भटकना ना देके मारा मारा फिरना दे देगा, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। देखिए काव्य शोभाय करतारो धर्मा गुना किसका कथन है, बताइए। तो देखिए ये आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो ये वामन जी की कथन है, किसकी, वामन जी की, ध्यान रखिएगा वामन जी की। और उनके अनुसार काव्य में गुण को नित्य और अलंकार को अनित्य स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ तो निश्चिंत होकर के सोना, बेफिक्र होकर के सोना, इस तरह से इसका मतलब होता है निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, तो यहाँ पर देखिए बेफिक्र होकर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, कौन सा अलंकार कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है यमक अलंकार, ठीक है ना। ये यमक अलंकार, अभी हमने रूपक अलंकार पढ़ा था, तो ये अलंकार के भेद होते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, कर्मधारय समास का, तो इसमें से देखिए नवग्रह आपको पता है ये द्विगु समास है ना। और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा, कर्मधारय समास। नवयुवक अर्थात नया है जो युवक, इसमें जो है कौन सा है बता दीजिए, तो यही है आपका कर्मधारय समास, है ना। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, नी उपसर्ग से, तो नी से आपका बना हुआ है यहाँ पर, बताइए कौन बना हुआ है, नी से कौन सा बना हुआ है, तो ये बना हुआ आपका निवास, ठीक है ना। निरपराध इस तरह से लिखा जाता है, निरअपराध, ये हलंत लग जाएगा। निराकरण तो इस तरह से आपका नि, ठीक है ना, मतलब इस तरह से निराकरण हो जाएगा। निर्भय का इस तरह से निर्भय, यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, ये वाला करेक्ट है। उसके बाद देखिए अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है, बताइए। रस की संख्या 9 होती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको नौरस भी कहा जाता है। तो अद्भुत रस आश्चर्य या विस्मय जिसमें होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, विस्मय। उसके बाद देखिएगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है, कौन सा इसमें से पदबंध है। देखिए इस तरह के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें संज्ञा पदबंध है, क्योंकि दशरथ राजा जो थे उनके बारे में चर्चा है, दशरथ राजा क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूपक अलंकार को छांटना है, इसमें से रूपक अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखिए जिस अलंकार में उपमेय और उपमा में कोई अंतर न दिखाई दे वही रूपक अलंकार है। इसमें देखिए बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाई, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। घटत घटत फिरने घटे वस समूल कुमिलाई, बिहारी जी का ये दोहा है, ठीक है। सलील मतलब पानी होता है, ठीक है। चलिए सरोज मतलब कमल होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधुई पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से अब तक 4 प्रश्न आपको मिल गया ना, बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंचल शब्द में च, यहाँ पर च और ऊपर दिया गया इस तरह से बिंदु, वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु और गुरु, ठीक है ना। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, लघु और गुरु, वार्णिक मात्रा की दृष्टि से, ठीक है। और लघु वर्ण 1 मात्रा के होते हैं, परंतु गुरु वर्ण 2 मात्रा के होते हैं। और ऊपर आपको अनुस्वार है लगा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए दिन काटना, मुहावरे का अर्थ, दिन काटना मतलब समय गुजारना, समय बिताना, यही तो होता है। देखिए उसके बाद देखिएगा कि सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सुधी आए सुधी जाए। तो इस पंक्ति में अगर हम बात करते हैं, सुधी मतलब होश होता है, होश के आने और कभी जाने की बात की जा रही है, जिसमें जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसको विरोधाभास कहा जाता है। चलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं के लिए और दूसरों को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, परहित ही सच्ची मानवता है, यह सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित जो है कर सकता है, ये पढ़ना है, ठीक है ना।
और उसके आधार पर यहाँ पर पूछ रहा है संहार का क्या अर्थ होता है। तो निश्चित रूप से संहार का मतलब क्या होता है, संहार का मतलब जो होगा वो आपका जान से मारना होता है, नाश करना होता है। तो यहाँ पर देखिए नाश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगण्य शब्द में समास से कौन सा है। नगण्य में समास पूछा गया है। तो नगण्य में कौन सा समास है, फटाफट बता दीजिए। नगण्य में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है नगण्य में, है ना। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, नगण्य में जो है तत्पुरुष समास है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है। शब्द की तीसरी शक्ति बताइए, शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है। तो तीसरी शक्ति को व्यंजना कहा गया है, ठीक है ना, व्यंजना कहा गया है, ठीक है ना। तीन शक्ति याद रखेगा, अमिधा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमिधा, ये म है अमिधा, उसके बाद लक्षणा और तीसरा व्यंजना, याद रखिएगा, ठीक है। शब्द जो है शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। बताइए अब देखिए किसी वाक्य के भाव को जो है ना समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं, और ये तीन प्रकार के अमिधा लक्षणा व्यंजना, इसलिए मैं यहाँ पर अमिधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है कि जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं। बताइए फटाफट बताइए, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको मालिनी कहा जाता है। अपने स्कोर आप लोग बता दीजिए, हिंदी थोड़ा सा टफ था, और सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।